अच्छा, आजकल हम काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, नहीं? कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पैकेट पर सबसे पहले कैलोरीज और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ चेक करते हैं। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। तब उसके बाद कहीं जाकर दुकानदार को पैसे देते हैं। घर में भी बड़ा नाप तौल कर खाते हैं। कितने ग्राम प्रोटीन शरीर में जाना चाहिए, कितना विटामिन, कितना कैल्शियम, कितना आयरन, सब कुछ बड़े हिसाब से। डाइटिशियन से भी कंसल्ट करते हैं, डाइट चार्ट भी फॉलो करते हैं और एक दिन चीट डे मनाते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक दिन मनाते हैं तो कुछ 15 दिन में, तो वहीं कुछ लोग महीने में एक दिन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हर डे चीट डे होता है। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद भी हर मील के बाद दवाइयाँ भी खाते हैं। एक बड़ा सा डब्बा दवाइयों का लेकर बैठते हैं। ज़रा याद कीजिए कि क्या दादी नानियों के पास भी ऐसे दवाई के डब्बे होते थे? कभी नहीं। उनके पास तो खट्टी मीठी गोलियों के डब्बे होते थे, या फिर पान सुपारी और सौंफ के डब्बे होते थे, है ना? आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज तो वो लोग रसोई में मिलने वाली चीज़ों से ही कर लेते थे। केवल अपना ही नहीं, पूरे घर का। हमारे बुजुर्ग कभी जिम नहीं गए और घी, तेल, दूध, दही, ये सारी चीज़ें मरते दम तक खाया उन्होंने और हमसे कहीं ज़्यादा स्वस्थ थे। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम खाने में उतनी नहीं है जितना कि आप में है, हम में है। एक तो हम घर के खाने का स्वाद लगभग भूल ही चुके हैं। क्यों? सही कह रही हूँ ना? कोई भी ओकेजन हो, होटल और रेस्टोरेंट पहले ढूंढते हैं कि इस बार कहाँ खाने जाएंगे। तो भाई, पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी जगह का खान पान वहाँ मिलने वाली चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी जो चीज़ें लोकली ग्रो होती हैं, वो चीज़ें उस जगह के आबो हवा में ही उगती हैं और उसी जगह का पानी हम भी पीते हैं, उसी हवा में हम भी सांस लेते हैं। तो हमारे शरीर को भी आसपास मिलने वाली चीज़ ही ज़्यादा सूट करती है, ज़्यादा सही होती है हमारे लिए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज खाने की टेबल पर हमने पूरी दुनिया के व्यंजन समेट लिए हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये बातें हमारे पेट को ज़्यादा रास नहीं आती हैं। और जब पेट बुरा मानता है ना, तो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स पेट से ही शुरू होती हैं। इसलिए बेहतर है कि इसका खास ख्याल रखा जाए। जहाँ तक बात हेल्थ प्रॉब्लम्स की है, तो आज बात करूंगी मैं स्टोन्स की, जो हमारे शरीर में बनते हैं। ये स्टोन्स शरीर के किसी भी भाग में बन सकते हैं, किडनी में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, पैंक्रियाज में, या फिर गॉल ब्लैडर में। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर में बनने वाले स्टोन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये होता क्या है। पूरी दुनिया में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं में गॉल स्टोन यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का होना सबसे आम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। हमारा लिवर बाइल रिलीज करता है और ये बाइल फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। बाइल यानी वो द्रव, वो जूसेस जो खाना पचाने में मदद करते हैं। खाना पचाने की प्रक्रिया के दौरान बाइल खाने से वसा को यानी फैट्स को अलग करके उन्हें फैटी एसिड्स में बदलते हैं। जब इन द्रव के जो रसायन यानी केमिकल्स में कुछ असंतुलन होता है, इम्बैलेंस होता है, तभी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं। ये स्टोन्स ठोस और सख्त टुकड़े होते हैं जो खाना पचाने वाले द्रवों के जमा होने से बनते हैं। ये फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम सॉल्ट्स और बिलिरुबिन से बनते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन के अनुसार 80% गॉलस्टोन कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, जबकि 20% कैल्शियम सॉल्ट और
बिलीरुबिन से बनते हैं। गॉल ब्लैडर में ये स्टोन बनते कैसे हैं, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जिसमें कि 90% कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बाइल में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से बनते हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन सकते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन का स्तर उस समय काफ़ी ज़्यादा होता है। जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा रही हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। बिलीरुबिन एक रसायन होता है, केमिकल होता है, जो लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स को बनने में मदद करता है। अगर किसी को लिवर सिरोसिस है या बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो ऐसी स्थिति में लिवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बनता है। जब ज़्यादा बिलीरुबिन बनता है तो रिलीज भी ज़्यादा होता है और गॉल ब्लैडर में बिलीरुबिन इकट्ठा भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन ना बने इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो एक अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है और ये सबसे अच्छा तरीका है गॉल स्टोन से बचने का। ये आजकल जो लोग ज़ीरो ऑयल और लो कैलोरीज वाली डाइट लेते हैं ना, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ 800 कैलोरीज लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी कैलोरीज काउंट करते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल कीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे कि होल ग्रेन से बनी रोटी, मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मूंगफली है, अखरोट, फलियां यानी कि बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। इनमें फाइबर आपको बहुत मिलेगा। ऐसी चीज़ें खाने से बचिए जिनमें बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है या फिर वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि इससे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो फैट शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर कनोला ऑयल। इसके अलावा ऐसी मछलियाँ खा सकते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और फ्लैक्स सीड यानी अलसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गॉल स्टोन्स को नहीं बनने देती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कम से कम 20 मिनट हर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो पाचन की प्रक्रिया यानी डाइजेशन बहुत धीमे होगा और इससे स्टोन्स बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो एक्टिव रहिए और स्टोन्स की संभावना को कम कीजिए। तो ये तो थी हमारी कोशिश, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी है इन बातों को अमल में लाने की, फॉलो करने की। अच्छी डाइट लीजिए, बाहर का खाना भी खाइए, दूर देश का भी खाना खाइए, लेकिन अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे का खाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी सेहत का राज उसी में छिपा है। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।